हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज ये क्लास 6 होने वाली है सीडीपी की। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था से संबंधित क्या क्या कथन किस किस ने दिए हैं उनके बारे में। इससे पहले अगर आपने 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाइए जाकर देख लीजिए। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ये तीनों ही मिलकर क्या परिभाषा देते हैं बाल्यावस्था से जोड़कर कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई भी अवस्था नहीं होती। यानी अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण यानी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर देखें तो जीवन के चक्र में जो बाल्यावस्था होती है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अवस्था मानी नहीं। किन लोगों ने? तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। आपने जोन्स और आपने सिम्पसन का नाम काफी टाइम सुना होगा, लेकिन ब्लेयर का नाम नहीं सुना होगा। तो बाल्यावस्था को जो जीवन का सबसे ये शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानते हैं वो ब्लेयर हैं, जोन्स और सिम्पसन है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए। बाल्यावस्था वो काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं, है ना। बाल्यावस्था वो समय होता है, यानी बच्चे की ये जो मतलब बाल्यावस्था होती है, इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर बुनियादी दृष्टिकोण जैसे कि मूल्य हो गया, आदर्श हो गया, इनकी एक बड़ी सीमा जो है वो निरूपित कर दी जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं इनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो आइडल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन मिलकर ये तीनों लोग देते हैं। कौन कौन? जोन्स देते हैं, सिम्पसन देते हैं और ब्लेयर देते हैं। रॉस क्या कहते हैं बाल्यावस्था से लेकर? तो रॉस कहते हैं बाल्यावस्था को कि ये मिथ्या परिपक्वता का काल होती है। ठीक है, जो रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं बाल्यावस्था जो होती है वो मिथ्या और परिपक्वता का काल होती है। ठीक है, मिथ्या यानी कि झूठी परिपक्वता। बच्चा यहाँ पर मिच्योर होता नहीं है, लेकिन वो बन के दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुका है और वो बड़ों से ज्यादा चीजों को जानता है। ठीक है, किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होती है। यानी बच्चा क्या होता है, बच्चा अपना एक जो समाज बच्चा बनाता है उसमें वो खुद से ही प्रतिद्वंदी बन जाता है। कौन कहते हैं बच्चे को बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक की परिभाषा में कौन रखते हैं? तो किलपैट्रिक साहब रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टैनली हॉल ने दिया था। और क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? याद रखेंगे, थॉर्नडाइक और हॉलिक बर्थ ने, दो लोगों ने मिलकर दिया था। हालांकि हॉलिक बर्थ आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन थॉर्नडाइक जो है वो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, लेकिन हॉलिक बर्थ भी है। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको क्रमिक विकास में दिखाई देता है तो दोनों आंसर आप लगा देंगे। कॉल व ब्रुश क्या कहते हैं? कॉल व ब्रुश कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यानी यूनिक कहते हैं, यूनिक टाइम पीरियड होता है। इस टाइम क्या कहते हैं बाल्यावस्था को? कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, है ना। बाल्यावस्था कब से मानी गई है आपकी? 6 वर्ष, यानी कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था मानी गई। अब ये जो 10 वर्ष का बालक बीच में आता है ना, ये बच्चा ऐसा होता है कि हर तरीके के खेल जानता है। ये आपको नहीं पता होंगे खेल, वो सारे खेल ये जानता है। ठीक है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा खेल ये खेल भी लेता है और जानता भी है। और शायद ऐसा कोई बच्चा होता होगा, जैसे 10 में से एक बच्चा ऐसा होता होगा जो खेल ना खेलता हो। अदरवाइज 9 बच्चे 10 साल के ऐसे होते हैं कि बहुत सारे खेलों के बारे में वो जानते हैं। तो ये बात कौन कहते हैं? स्टाइन कहते हैं। अब बात करते हैं अपनी चौथी अवस्था यानी किशोरावस्था की। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडल्ट स्कैन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्ट स्कैन कहते हैं। लैटिन भाषा में एडल्ट स्केयर से उत्पत्ति हुई है इसकी। एडल्ट स्केयर से उत्पत्ति हुई है किसकी? एडल्ट स्केयर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से आपका क्या निकला है? एडल्ट स्केन्स निकला है ना। एडल्ट स्केन निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मेच्योरिटी की ओर बढ़ना। ठीक है, सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। तो स्टैनले हॉल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, क्या थे? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और किस तरीके से इन्होंने किशोरावस्था शब्द का क्रमबद्ध प्रयोग किया, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है एडल्ट स्केन, पुस्तक का नाम भी इन्होंने किशोरावस्था ही रखा है, के अंतर्गत 1904 में किशोरावस्था के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
अगला है किशोरावस्था को निम्न नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है, बस सबसे ज्यादा हार्ड पीरियड होता है किशोरावस्था। ठीक है, आंधी तूफान की अवस्था होती है, बालक के मन में ना हर वक्त विचार ऐसे चलते हैं, बिल्कुल आंधी तूफान जैसे चलती है, तनाव बना रहता है बच्चे को, और संघर्ष की अवस्था भी होती है, मतलब चिड़चिड़ापन भी इसके अंदर हो जाता है, क्योंकि अभी इसको ना अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अपनी कंफर्ट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा ये सोच रहा होता है, इसलिए तनाव यानी डिप्रेशन में होता है और संघर्ष कर रहा होता है। झंझावट की अवस्था होती है, मतलब क्या करूं क्या ना करूं की अवस्था होती है, यानी एक शब्द होता है ऐसे बच्चों के लिए, किम कर्तव्य विमोड़। ठीक है, यानी कि क्या करूं, किम कर्तव्य विमोड़। ठीक है, यानी मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं किशोरावस्था में कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं झंझावट की अवस्था होना। समस्याओं की आयु होती है, मतलब हर चीज में इन्हें समस्याएं दिखाई देती है, मतलब कोई भी काम करने से पहले खुद से भी कोई अगर काम के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी ये समस्या को पहले देख लेते हैं, नकारात्मकता को पहले देख लेते हैं। ये बसंत ऋतु की अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि वसंत ऋतु का मतलब होता है कि किसी से मतलब प्यार करना, किसी से नफरत करना, किसी से झगड़ा करना, इस तरीके की अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पे बालक कैसा होता है, काल्पनिक श्रोता होता है, मतलब अगर कोई बड़ा व्यक्ति इनको कोई बात समझा रहा है ना, तो ये सुनेगा लेकिन काल्पनिक रूप से, इमेजिनेशन में सुनेगा, ऐसे नहीं सुनता है। व्यक्तिगत दंत कथाओं पर ज्यादा विश्वास करता है ना, जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उन पर ज्यादा भरोसा करता है। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था होती है, बहुत जल्दी और तेज गति से यहाँ पर विकास होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब बच्चा ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था में है तो तर्क नहीं करता, भाई तर्क भी करता है। ठीक है, गोल्डन एज यानी कि इसी स्टेज पर बच्चे का स्वर्ण काल कहलाया जाता है, यानी ये एज ऐसी होती है कि बच्चे को अगर आप बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगड़ जाएगा और सुधारना चाहते हैं तो सुधर जाएगा। संक्रमण अथवा परिवर्ती अवस्था होती है ये। ठीक है, मतलब संक्रमण का मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि दूसरे बच्चों को देखकर ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है ना। अगर अच्छे बच्चों में रहेगा तो अच्छा बच्चा बन जाएगा, बुरे बच्चों में रहेगा तो बुरा बच्चा बन जाएगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछली 5 क्लासों में बताया दोस्तों कि आप ये ग्रेजुएशन में अगर आपने एजुकेशन ले रखा है तो भी आप ये क्लास कर सकते हैं। अगर आपने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप एजुकेशन से तो भी कर सकते हैं। 11th-12th में आपने ले रखा है तो भी आप इस क्लास को कर सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ एजुकेशन से करना चाहते हैं तो भी आप इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अस्पष्ट वैक्तिक स्थिति की अवस्था होती है, कैसी होती है, अस्पष्ट वैक्तिक स्थिति की ये अवस्था होती है, यानी बच्चे का जो पर्सनालिटी है ना वो पता ही नहीं होती है, समाज में रह रहा होता है, क्या करना है उसको क्या नहीं करना है ना, बिहेव करता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का बिहेव करता है, तो अस्पष्ट वैक्तिक स्थिति होती है इसकी। परिवर्तन की अवस्था होती है, मतलब अपने आप को ना बार बार चेंजमेंट करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल किस तरीके का व्यवहार करेगा, परसों किस तरीके का व्यवहार करेगा, ये मान लीजिए कि हर 24 घंटे में ना इसका व्यवहार परिवर्तन होता है। विशिष्टता की खोज का समय होता है ये, मतलब कि अगर आपने बच्चे को रिसर्च में लगा दिया तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खोजेगा। प्रौढ़ावस्था अथवा वयस्क अवस्था की दहलीज पर यहाँ पे कदम रखने लगता है बच्चा। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, तो जो 18 के ऊपर की अवस्था मानी गई है वो प्रौढ़ावस्था ही मानी गई है। ठीक है, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य की बात करेंगे और उसकी विशेषताएं की, तो चहुमुखी विकास होता है। किशोरावस्था में बालक का चहुमुखी यानी चारों दिशाओं से विकास होता है। चारों दिशाओं मतलब अब उत्तर पूर्व मत ले लेना, मतलब उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो बच्चे के चहुमुखी विकास से मतलब ये नहीं होता कि उत्तर पूर्व दक्षिण से, यहाँ पर उसके चहुमुखी विकास का मतलब होता है उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, उसका मेंटली विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, साथ में संवेगात्मक भी हो रहा है। बुद्धि का अधिकतम विकास यहाँ पर होने लगता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता यहाँ पे बच्चा करने लगता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि अपने एक कहते हैं ना कि ग्रुप बनाने लगता है, मतलब ये मेरा दोस्त है उसका दोस्त नहीं बन सकता है। घनिष्ठ मित्रता होने लगती है, मतलब जान देने तक की बात आ जाती है अपने दोस्त के लिए किशोरावस्था के अंदर। कल्पना का बाहुल्य होता है, सोचता बहुत है, इमेजिन बहुत ज्यादा करता है कि मतलब मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। काफी बच्चे ऐसे देखे होंगे आपने, इंटर 11वीं 12वीं के बच्चे देखे होंगे कि घर पे अपने मम्मी पापा से कहते हैं
कि मतलब मैं इस खेल में निकल जाऊंगा या क्रिकेट खेलूंगा या फिर इस तरीके से इस ऐप के थ्रू कमाने लगूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, मतलब ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं उनके दिमाग में। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, मतलब सपनों में खोए रहते हैं। मतलब करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं, लेकिन वो सपने ज्यादा देखते हैं और उन्हीं सपनों में जीना पसंद करते हैं। वीर पूजा करते हैं, नायक पूजा की प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है, यानी जिसको ये अच्छा मानने लगते हैं उसकी पूजा भी करने लगते हैं। उसके लिए भी ये, जैसे आपने देखा होगा कि जो नए नए लड़के होते हैं उनको ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने फेवर में करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका क्या होता है, गर्म ब्लड होता है, यानी कि खून गर्म होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है वो नेताओं को पूजा करते हैं। नेताओं के लिए वो जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं, जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी क्या है, ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो किस में है, किशोरावस्था की अवस्था में है। यहाँ पर उलझन और अटपटी अवस्था भी इसको कहा गया है। याद रखेंगे, उलझन व अटपटी अवस्था भी है। बच्चा हर वक्त उलझन में रहता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों से राय मशवरा भी लेता है और नहीं भी लेता है। इस तरीके की उलझने और अटपटी अवस्था में वो रहता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा समाज में जो कुछ हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। जरूरी नहीं है कि उस चीज को वो माने, लेकिन वो स्वीकार कर लेता है। आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देता है। ऐसे समय पर अगर बच्चा आप करके किसी से बात करता है और उससे कोई सामने वाला व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो तू करके बात करेगा, तो वो बच्चा जो है ना, मतलब किशोरावस्था में वो बच्चा ऐसे इंसान को फिर महत्व नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर अब आत्मसम्मान की भावना होती है। यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को रेस्पेक्ट दे रहा हूं तो मेरी भी कोई रेस्पेक्ट करेगा। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद हो जाता है। अब जैसे किसी बच्चे के माता पिता कुछ अलग तरीके के विचार रखते हैं और बच्चे के विचार अलग है, तो बच्चा अपने माता पिता का विरोध करने लगता है, क्योंकि उसके विचार उसके माता पिता से नहीं मिलते, या यूं कहिए कि उसके माता पिता जो बोल रहे हैं वो बातें उसको अच्छी नहीं लगती। समायोजन का अभाव होता है, हर किसी के साथ में ये कॉपरेट नहीं कर सकता है बच्चा। मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की स्थिति होती है, ठीक है। अपने मन को एकदम स्वतंत्र रखना चाहता है, बिल्कुल फ्रीडम, आजादी चाहता है, हर चीज की आजादी, कपड़े पहनने की आजादी, किसी के भी घर जाने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी इसको चाहिए, मतलब मेंटली रूप से बिल्कुल फ्री रहना चाहता है। साथ में अगर इसको ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो ये विद्रोह की स्थिति पैदा कर देता है ना। और इसी विद्रोह से क्या हो जाता है, इसी अवस्था में वो अपराधी भी बन जाता है। जैसे ज्यादातर अपराधी बच्चे कौन होते हैं, जिनके परिवार में उनको क्या नहीं मिला होता, मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिली होती है। अपराधी प्रवृत्ति का भी विकास इसी एज में होता है, किशोरावस्था के अंदर। स्वतंत्र सोच का विचार हो जाता है, यानी कि जो सोचता है उसको बोलना भी पसंद करता है, और जो बोलता है ना उसको पहले ही सोच भी लेता है, क्योंकि स्वतंत्र सोच का विकास कर लेता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास भी रखता है और अविश्वास भी रखता है, यानी पूजा पाठ भी करेगा और ईश्वर का और धर्म का विरोध भी करेगा। समाज सेवा और देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा इसके अंदर हो जाती है ना। समाज सेवा करता है, अगर इसको पैसा मिल रहा है समाज सेवा करने से तो बढ़ चढ़ के करता है। अगर देशभक्ति की भावना है तो जैसे मान लीजिए कि पैसा मिल रहा है किसी को देशभक्ति दिखाने का, जैसे आर्मी में सबसे छोटे बच्चे जाते हैं, मतलब 17.5 उम्र के बच्चे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति और साथ में पैसा मिलने की भावना, पता है उनको कि अगर हम 17.5 की एज में अपनी आर्मी में जाते हैं या पुलिस विभाग में जाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, देशभक्ति भी हो जाएगी हमारी, और हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी हो जाएगी। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। अब बच्चा जो सोच रहा है ना वो मेच्योरिटी के साथ में सोच रहा है, उसके जो संवेग है, कहाँ पर मुझे हंसना है, किससे मुझे बात करनी है, किससे मुझे क्या बातें करनी है, ये सारी बातें किशोरावस्था में बच्चे की मेच्योर हो जाती है। अपनों से बिछड़ने का इसको गम रहता है। अब यहाँ पर भी दो तरीके की किशोरावस्था के बच्चे शामिल होते हैं। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से नौकरी करने के लिए बाहर गया है ना, तो वो उसका अपने परिवार से बिछड़ने का गम नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को धक्का मार के पढ़ने के लिए या कमाने के लिए भेजा है तो उसे अपने परिवार से बिछड़ने का गम होता है। ठीक, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अब यहाँ पर जो इसके संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गति से बढ़ते हैं, तीव्र गति से बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं। मतलब कभी तो जिसके साथ में वो हंस रहा था उसी के साथ में वो अब लड़ने भी लगेगा, किस बात पे लड़ने लगेगा ये पता नहीं, है ना। तो संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं। रुचियों में परिवर्तन भी होता है, मतलब आज कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, जैसे किसी बच्चे को पौधारोपण करना अच्छा लगता है, प्लांटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तो वो जल्दी से अपनी रुचि को कन्वर्ट कर लेता है दूसरी रुचि में, है ना। तो रुचियों का परिवर्तन भी ज्यादा होता है। समस्यात्मक समूह भावना हो जाती है, यानी कि पीर ग्रुप बनाने लगता है। स्व पहचान की भावना जागृत होने लगती है।
अब ये इस उम्र में ये भी चाहता है कि मेरी खुद की भी कोई पहचान हो। इसीलिए अब क्या है, पहचान बनाने का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, समाज में ना एक्टिव होकर, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आत्मा चेतना जागृत हो जाती है, मतलब अब वो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से ही सोचना शुरू कर देते हैं। आत्म संपत्ति की भावना भी इनके अंदर आ जाती है। उसके बाद में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है, मतलब छोटी सी उम्र में, मतलब आप मानो कि 12 से लेकर 18 के बीच में ही बच्चे के दिमाग में या उसके परिवार में अगर ये बातें होती हैं कि कमाने नहीं जा रहा है, इतना बड़ा हो गया है ना, तो बच्चा क्या करता है, फिर वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है कि ठीक है मुझे भी कमाना चाहिए, मैंने 12वीं कर लिया, 10वीं कर ली, 10वीं के बाद नौकरी मिल जाती है, तो बच्चा क्या करता है, फिर उसके बाद में कमाने की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको इतना पता चल जाता है कि भाई मुझे अगर स्व पहचान बनानी है, अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो मुझे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर मतलब कमाना पड़ेगा। व्यवसाय चुनाव की चिंता हो जाती है उसको उसको अब वो ये सोचता है कि आत्मनिर्भर तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे चुनना क्या चाहिए, व्यवसाय कौन सा करना चाहिए, मुझे नौकरी में जाना चाहिए या मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए। तो ये एक चुनाव की चिंता हो जाती है। नेतृत्व का विकास यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे जिन बच्चों को 4-5 लड़कों के ग्रुप में जिस बच्चे की नौकरी लग जाती है या जो अच्छा खासा बिजनेस करने लगता है, तो वो अपने ग्रुप का लीडर भी बन जाता है ना। अब दूसरे दोस्त जो है वो उससे पूछ पूछ के काम करेंगे, क्योंकि नेतृत्व का विकास हो चुका है उस लड़के के अंदर। किशोरों की बाड़ी में कर्कशता और भारीपन आ जाता है। अब जो लड़के होते हैं किशोरावस्था में, उनकी आवाज जो होती है, उनकी बोली जो होती है, उसमें कर्कशता आ जाती है ना। और कर्कशता का मतलब है कि खड़ापन आ जाता है और भारी भी हो जाती है आवाज। जबकि किशोरियों की बाड़ी में क्या होता है, कोमलता आ जाती है और मधुरता आ जाती है। यानी कि लड़कियां क्या होती हैं, कोमल आवाज में और मीठी आवाज में बात करती हैं, जबकि लड़के क्या करते हैं, कर्कशता यानी कि कड़वी आवाज में बात करते हैं, खड़ी आवाज में बात करते हैं। और आवाज भी कैसी होती है, उनकी भारी होती है। भारी मतलब आप कह सकते हो कि एक स्ट्रिक्टनेस होती है आवाज के अंदर। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना, यानी किशोरावस्था में क्या होता है, मम्मी पापा से ज्यादा महत्व वो अपनी उम्र के बच्चों को देते हैं। मित्र संस्कृति अपनाने लगते हैं, यानी कि दोस्त के दोस्त से भी वो दोस्ती करने लगते हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता का मैटर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, ठीक है। आदर्श जो चीजें हैं उसके साथ साथ वो यथार्थ में भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सौंदर्य का उपासक होता है। अब सौंदर्य का मतलब यहाँ पर क्या है, खुद को सजाने संवारने लगते हैं। जैसे अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां क्या करती हैं भाई, लिपस्टिक लगाने लगेंगी, बिंदी लगा लगा के देखेंगी, है ना, बाल अच्छे अच्छे बनाएंगी और अच्छे अच्छे रबर बैंड वगैरह यूज करेंगी। वही लड़कों की बात करी जाए तो लड़के सेविंग करेंगे बढ़िया तरीके से, बालों को जेल लगा के खड़ा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मतलब खुद को सजाने की। अब आता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। अब जैसे देखो लड़का है ना, तो लड़का है तो लड़कियों के प्रति आकर्षित होगा, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होगी, यानी कि विपरीत लिंग की तरफ। अब तो खैर ये भी हो गया है कि लड़का लड़के की तरफ आकर्षित होता है, लड़कियां लड़की की तरफ आकर्षित होती है, तो ये भी होता है। बट जो नेचुरली है वो तो विपरीत लिंग का ही है ना। बाकी देखो स्वतंत्र निर्णय क्षमता आ जाती है ना, मतलब अब अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि 18-19 साल का बच्चा होता है तो कहता है नहीं मैं अपने बारे में सब कुछ सही जानता हूँ, मुझे पता है मेरे बारे में, मतलब मेरे लिए क्या चीजें सही होती हैं। तो इस बात के लिए वो अपने घर वालों से लड़ाई भी करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं अपने लिए खुद निर्णय लूं। अध्ययन के प्रति वो गंभीर हो जाता है। अध्ययन मतलब स्टडी करने के प्रति वो काफी गंभीर भी हो जाता है, सीरियस हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि भाई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो बच्चा एकदम तैयारी में लग जाएगा, है ना। 12th में होगा कि भाई मेरी लास्ट 12th है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। काफी बच्चे इसी वजह से गंभीर हो जाते हैं। समस्यात्मक बालक भी ये ज्यादा होते हैं। भाई समायोजन बालक मतलब समायोजित नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं समस्यात्मक बालक होते हैं। जीवन साथी की चुनाव की समस्या भी इनके साथ में बढ़ जाती है। मतलब जैसे ये 18 होते हैं ना, अभी तो खैर ये है कि 12 साल का बच्चा अपने लिए जीवन साथी भी चुन रहा है ना। पहले क्या होता था, पहले 18 के बाद ही सोचते थे कि ठीक है भाई अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे। लेकिन अब 12 साल का बच्चा ही ये सोचने लगता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो, इस तरीके से। तो जीवन साथी के चुनाव की समस्या भी इन बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। वित्तीय समस्या भी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि पैसा इनके पास होता नहीं है और स्वतंत्र रहने की इच्छा इनकी होती है। अपना जीवन साथी चुनने की समस्या इनके साथ में पैदा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास वित्तीय समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है 12 से 18 के बीच में कोई बच्चा काम करने तो जाता नहीं है। हालांकि ऐसे परिवारों का बच्चा नहीं जाता है कि जिनके पास में
पैसे की तंगी नहीं है, लेकिन हाँ उन परिवारों के बच्चे तो जाते ही हैं काम करने जिनके परिवार में पैसों की तंगी है, तो वित्तीय समस्या यहाँ पर बनी रहती है। अगला है मादक पदार्थों के सेवन करने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो बच्चे जैसे गलत तरीके से काम करने जाते हैं, जैसे उनके फैमिली में पैसों की तंगी है और पिता क्या है, पिता शराबी है, शराब पीते हैं पिता, या स्मोकिंग करते हैं, है ना, गांजा वगैरह पीते हैं, तो बच्चा क्या ऑटोमेटिकली पढ़ाई छोड़कर उनका बच्चा कहाँ जाने लगता है, वो ऐसे सेंटरों पे जाने लगता है, जैसे कि कार सेंटर होता है, कार धुलाई सेंटर हो गया, या इस तरीके के जो छोटे मोटे हार्डवेयर की दुकानें होती हैं उन पर जाता है। और वहां पे बेसिकली वो क्या करता है, धीरे धीरे वो बड़े बड़े लोगों से बात करने लगता है, और जिसकी वजह से वो नशा भी करने लगता है। पहले उन्हें दारू लाके देता है, फिर उसके बाद में बीड़ी सिगरेट वगैरह लाके देगा, और फिर धीरे धीरे वो भी उसका सेवन करना शुरू कर देगा। दूसरी कैटेगरी के ऐसे होते हैं कि भाई अब जैसे परिवार में सब कुछ है, पैसा है, नौकरी है, सरकारी नौकरी पे माता पिता है, उसके बावजूद वो क्या है, बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई का डिप्रेशन हो रहा है, आगे का करियर का डिप्रेशन हो रहा है, या मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, स्वतः ही नशीली चीजों में संलिप्त हो जाएगा। यानी वो ऐसे दोस्त बना लेगा कि जो पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं या नशा करते हैं, ऑटोमेटिकली वो मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देगा। आत्महत्या की समस्या इस एज में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे को क्या है, एक छोटी सी भी गलती हो जाती है इनसे, और उस गलती को जब बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो ये आत्महत्या कर लेते हैं, या पढ़ाई में फेल हो गए, या एग्जाम में फेल हो गए, या नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में फेल हो रहे हैं, है ना, या फिर रिश्ता टूट गया, या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, या बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, तो भी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में ये डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। अगला क्या होता है, अगला है इनके अंदर काम की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल पावर इनके अंदर ज्यादा हो जाती है। या तो ये खुद से प्रेम करेंगे, आत्मा प्रेम करेंगे, अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, या फिर ये समलिंगीय प्यार करेंगे, है ना, यानी कि लड़की है तो लड़के से प्यार करेगी, लड़का है तो लड़की से प्यार करेगा, या फिर ये क्या करेंगे, विषम लिंगी है, यहाँ पे माफ करिएगा, विषम लिंगी होता है कि लड़का लड़की के साथ में और लड़का लड़की, लेकिन समलिंगी क्या होता है, लड़का लड़का लड़की लड़की, समझ पा रहे होंगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता भी यहाँ पर रखते हैं, यानी जो चीजें इनके सामने है उसके बारे में तो ये बाल्यावस्था में ही सोच पा रहे थे, लेकिन किशोरावस्था में ये जो चीजें नहीं भी इनके सामने है उसके बारे में भी ये सोचने की योग्यता रखते हैं। जीवन दर्शन की दिशा भी इनको पता होती है ना। अब बात करेंगे किशोरावस्था से संबंधित कथनों के बारे में। स्टेनले हॉल क्या कहते हैं, स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है। किसका, चाहे वो प्रबल दबाव हो, बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, या तो कुछ बन जाओ या फिर कुछ मत बनो, दो ही बातें होती हैं, है ना। लड़कियों के ऊपर क्या होता है, अगर नौकरी करनी है तो ही पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ने के बाद में भी नौकरी नहीं लगी तो शादी कर देंगे। शादी के बाद में भी क्या होता है, कम उम्र में ही फिर उनके ऊपर तनाव डाल दिया जाता है कि बच्चे पैदा करो। तो क्या होता है, स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो प्रबल दबाव की अवस्था होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा तो आपको तनाव यानी कि डिप्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तूफान यानी आप क्रोध में रहेंगे, हर वक्त गुस्से में रहेंगे, बदतमीजी करेंगे, मारपीट झगड़ा लड़ाई करेंगे। संघर्ष का भी काल होता है ये। क्या करते हैं आप जैसे मान लीजिए कि आप तूफान नहीं है आपके अंदर लड़ाई झगड़े वाली भावना नहीं है, लेकिन हाँ प्रबल दबाव आपके ऊपर है और तनाव में आप रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने उस मतलब जैसे अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संघर्ष करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टेनले हॉल बेसिकली क्या कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। दूसरी डेफिनेशन ये क्या देते हैं कि किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं और वे भी अकस्मात होते हैं, है ना। जैसे अभी जब मैं अंडर 18 थी तो मुझसे अगर कोई गलत तरीके से बात करता था तो मेरी एकदम से ही शरीर के हाव भाव बदल जाते थे, मेंटल स्थिति मेरी एकदम अलग हो जाती थी कि नहीं मुझसे इस तरीके का सवाल क्यों किया। मेरे संवेग बदल जाते थे कि अगर वो व्यक्ति सामने वाला हंस के बात करने वाला व्यक्ति है और एकदम से मेरे साथ बदतमीजी करने लगा तो मेरे जो संवेग थे, मेरा जो मानसिक हाव भाव था या शारीरिक गतिविधियां थी वो उसके प्रति एकदम से अकस्मात बदल जाती थी। तो स्टेनले हॉल यही कहते हैं कि किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से होते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है, यानी कि किशोरावस्था में ही बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्त बनाने लगता है ना, और घनिष्ठ मित्रता भी करता है। घनिष्ठ मित्रता का मतलब है कि लेन देन भी करेगा, उसके साथ में उसको पैसे से मदद करेगा, उसको जॉब लगवाने में मदद करेगा, उसको अगर मान लीजिए कि अपने दोस्त के ऊपर कोई केस फाइल हो गया तो उसमें भी उसका सपोर्ट करता है, क्योंकि घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन ये देते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय भी होती है।
है ना। तो छोटे बच्चों यानी कि जो किशोरावस्था में है, उस अवस्था में बालक अपराधी प्रवृत्ति में भी संलिप्त हो जाता है, क्योंकि ये उसका नाजुक समय होता है। ठीक, रॉस कहते हैं कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं, समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण भी करते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। पोषण मतलब कि उनको उतारते भी अपने जीवन में। दूसरी डेफिनेशन ये देते हैं कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, क्योंकि रॉस पहले भी कह चुके हैं कि किशोरावस्था क्या है, दोबारा से आई हुई शैशवावस्था है। तो जैसे शिशु करता है ना, जैसे बच्चा करता है वातावरण के अंदर, जिन लोगों को वो ज्यादा देखता है या जो लोग उनके उस बच्चे के साथ में ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा टाइम रहते हैं, तो वो उन्हीं के पास में, उन्हीं के साथ में हंसना, उन्हीं के साथ में रोना, उन्हीं से चुप होना, है ना, तो करता है। ऐसे ही सेम किशोरों के साथ में भी होता है। किशोर जिस समाज में रहता है उसी समाज के साथ में वो रहना पसंद करता है। अब आती है बात कि बिग और हंट कहते हैं कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वो है परिवर्तन। बिग और हंट कहते हैं कि किशोरावस्था, हंट कहते हैं कि किशोरावस्था को व्यक्त करना है तो एक ही शब्द है भैया, परिवर्तन। आप परिवर्तन का मतलब ये समझिए कि किशोरावस्था को व्यक्त कर रहा है। अगला है कि किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था क्या होता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। जॉन्स कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यही चीज मैंने आपको पहले रॉस में समझाई थी कि जॉन कहते हैं इस बात को कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो चीजें आपके साथ शैशवावस्था में घटित हो रही हैं वही एज इट इज आपके साथ में किशोरावस्था में हो रही हैं। अब आते किशोरावस्था में आहार संबंधी विकार क्या है। आहार मतलब ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, तो एनोरेरिया, एनोरेक्सिया, नर्बोसा क्या होता है, यानी कि अंडरवेट होना, यानी कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति इस डर से कि कहीं वजन ना बढ़ जाए भूखा रहने लगता है। जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि इस उम्र में, यानी कि जब वो 18 के अंदर होते हैं, अंडर 18 बच्चे होते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि भाई अगर उनको किसी ने ये बोल दिया कि नहीं तुम वेट में अच्छे हो, है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, वेट बढ़ाने से डरेंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि वो खाने से डरेंगे, भाई भूखे रहने लगेंगे और अपने खाने की मात्रा में कटौती करने लगेंगे, जिम जाने लगेंगे, है ना, रनिंग करने लगेंगे, खाना नहीं खाएंगे लेकिन सारी एक्सरसाइजेस करेंगे अपने आप को पतला रखने के लिए। तो ये एक बीमारी होती है ना, एक डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्बोसा, है ना। एनोरेक्सिया नर्बोसा का मतलब दूसरा इंग्लिश वर्जन होता है अंडरवेट होना, यानी वेट के अंदर ही रहना। जैसे अगर आपका किसी ने कह दिया कि 45 केजी नॉर्मल वेट होता है, तो फिर आप 45 केजी के अंदर ही बने रहना चाहते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक, दूसरी बीमारी है बुलिनिया नर्बोसा। ये क्या होती है, नॉर्मल वेट रहना, यानी अगर आपका 45 है तो बिल्कुल 45 ही रहना है। इस रोग से व्यक्ति पहले तो अधिक खा लेता है, फिर इस डर से कि कहीं वजन ना बढ़ जाए उस खाने को उगल देता है, यानी खाना तो खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, फिर उंगली डाल डाल के मुंह के अंदर उल्टी को बाहर निकालेगा। क्यों करता है वो ऐसा, ताकि उसका वजन जो है वो कंट्रोल में रहे, है ना। और फिर वो क्या करता है, अनावश्यक रूप से व्यायाम करता जाएगा, दवाइयों का सेवन करेगा, ताकि वो क्या रहे भाई 45 का 45 ही उसका वजन रहे। जबकि अंडरवेट में वो क्या करता है, 45 से नीचे रहना चाहता है, जैसे कि 43 रहे, 42 रहे, इसमें वो ज्यादा खुश होता है और इसके लिए वो क्या करता है, भूखा रहता है और लगातार एक्सरसाइज करता है ना। लेकिन जब 45 एक्यूरेट वजन उसे रखना हो तो वो उसे नॉर्मल वेट में रखने के लिए बुलिनिया नर्बोसा का शिकार हो जाता है, यानी खाना तो खूब खा लेगा और खाने के बाद उंगली डाल डाल के मुंह में, गले में उल्टी कर देगा, सारे खाने को बाहर निकाल देगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, बिना मतलब की एक्सरसाइज हर वक्त करता रहेगा, दवाइयों का सेवन करेगा, तो इस तरीके से। फिर तीसरी बीमारी होती है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर या ओबेसिटी, यानी कि ओवरवेट हो जाना। पहले तो क्या करेगा, ओवरवेट हो जाएगा, मतलब कि 120 केजी वजन बढ़ा लेगा, मतलब खाता ही जाएगा, है ना। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तब तक खाता जाता है जब तक कि उसे कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर कंट्रोल करने तथा वजन पर कंट्रोल करने में असमर्थ होता है। जैसे कि अगर आपने अनुपमा वाला शो देखा होगा तो उसके अंदर उसके बेटे की जो बेटी है, परी जिसका नाम है, तो परी क्या है, ओवरवेट है। परी क्या है, परी का फिगर अगर देखेंगे आप तो इस तरीके का है ना, ओवरवेट है। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं कम खाना चाहती हूँ, मैं पतली भी होना चाहती हूँ, बट मुझसे होता नहीं, मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ डाइट को। क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बिना मन के भी खाए जा रहा है बंदा, है ना, बिना मन के भी वो खाए जा रहा है, अपना वेट जो है वो कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, खाना मतलब मुंह में खाना ले जाना उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, है ना, ओबेसिटी भी से कहते हैं, ओवरवेट होना।
अब आता है भोजन संबंधी विकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा होते हैं। यानी कि भोजन संबंधी लड़के क्या करते हैं, लड़के मेहनत करके अपना जो भी खाना वाना होता है वो अपनी बॉडी में इधर उधर सेट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों में क्या होता है, लड़कियां हर 2 घंटे पे खाना मांगती हैं, मतलब उनको हर 2 घंटे पे कुछ कुछ चाहिए, ये उनके साथ में है, जेनेटिकली है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेचुरली है। तो भोजन संबंधी विकार जो है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। यहां तक आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया? देखो, मनोविश्लेषणात्मक को अगर हम तोड़े तो मन का विश्लेषण, मन में आपके कुछ भी चल रहा है उसका विश्लेषण, एनालिसिस करना, इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड साहब है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब देखो, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिद्धांत थ्योरी किसने दी है? तो ये भी आपकी सिगमंड फ्रायड ने दी है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत का मतलब होता है जब आप मन से अपने आप को समाज में विस्थापित करते हैं, मतलब समाज में उठना बैठना आपके मन से ही हो रहा है, आपकी साइकोलॉजिकली ही हो रहा है, मतलब आपको कोई पुश नहीं कर रहा है कि आप पड़ोसी के घर जाके बैठे, पड़ोसी से हेलो हाय करें, है ना, कोई पुश नहीं कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली उसके यहाँ जा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। इसको एरिक्सन ने दिया था। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यूरी ब्रोन फेन ब्रैनर है ना, यूरी ब्रोन फेन ब्रैनर है। देखो, रीट में यही जोड़ा गया था। एरिक्सन आपको पढ़ना था, एरिक्सन रीट में नहीं, रीट में आता है, सॉरी सी टेट में आपसे नहीं पूछा जाता है या यूपी टेट में नहीं पूछा जाता है, बट एरिक्सन आपका रीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पारिस्थिति परक सिद्धांत का मतलब है कि भाई कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही आपसे बात करेंगे, समाज में रह रहे हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो ही वो आपसे लेन देन रखेंगे, अदरवाइज वो मुंह फेर के या फिर डिसरेस्पेक्ट करके आपके साथ में व्यवहार करते हैं। तो ये पारिस्थिति परक सिद्धांत दिया था यूरी ब्रोन फेन ब्रैनर ने। ठीक है, यानी जब जरूरत होगी, मतलब होगी, तो ही आप बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रवर्तक है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक आपके जीन पियाजे हैं। सी टेट का सबसे फेमस सवाल यहीं से बनता है, सबसे फेवरेट सवाल आपका जीन पियाजे से ही बनता है, वाइगोत्स्की से बनता है। तो संज्ञानात्मक के साथ में जब आप सामाजिक को ऐड कर देते हैं, यानी कि सोशल को ऐड कर देते हैं, तो आपका वाइगोत्स्की हो जाता है। अगर आपसे प्रॉपर संज्ञानात्मक पूछा जाए तो जीन पियाजे, लेकिन जब संज्ञानात्मक के साथ में आपका सोशल जुड़ जाएगा यानी कि सामाजिक जुड़ जाएगा तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक आपके लॉरेंस कोहलबर्ग है। अब याद रखना, नैतिक विकास दो लोगों ने दिया, एक तो जीन पियाजे ने भी दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत अकेले कौन देते हैं? नोम चोम्स्की देते हैं। ठीक है, ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी बार पूछा जाता है, भाषा विकास से रिलेटेड यही है, नोम चोम्स्की है। चलिए, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास आपके लिए 7 होगी। इसके अंदर हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से शुरू करेंगे क्लास को। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट है ना, मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उस पढ़ने के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। फिर मिलते हैं क्लास 7 के अंदर। तब तक के लिए अगर आपने 6 क्लास नहीं देखी, नोट्स नहीं बनाए तो बना लीजिए जाके, क्योंकि रीट मेंस में, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर ही, तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और उसके अंदर भी काफी अच्छी लेवल पर जो है वो आपकी सीडीपी पूछी जाती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।